जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.3 के 7th नंबर क्वेश्चन तक किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि आपको अपने से कुछ करना है, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। आज के क्लास में हम अपने एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 को पूरे अच्छे से समझकर एक एक तरीके से उसको फिनिश कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको एक्सरसाइज 4.3 के 7 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो जाके एक्सरसाइज 4.3 को जरूर देखने का प्रयास करें, क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे समझ में आएगा। एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा ध्यान देखते हुए पढ़ने का प्रयास करिए। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा लास्ट क्लास एक्सरसाइज 4.3 का, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेकर। और श्री राम सभी का बेड़ा पार करते हैं, तो हमारा भी बेड़ा पार करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन को किया जाए। तो अगर मैं आप लोग के सामने बात करूं एक्सरसाइज 4.3 के, तो 7 नंबर क्वेश्चन तक हमने किया और आज हम अपने एक्सरसाइज के 8 नंबर क्वेश्चन से उसको करने का प्रयास करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझना, 8 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से जानने का प्रयास करना है, फिर हम 8 नंबर क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी है और एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। सवाल क्या है, फिर से सुनिएगा। एक रेलगाड़ी है जो कि समान चाल से, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक होती है, मतलब हर एक 5 किलोमीटर या हर एक घंटा में उसका रफ्तार जो है 5 किलोमीटर क्या होता है, वृद्धि होता है, तो वह वही उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात कीजिए। तो समझिए, सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। क्या सवाल कह रही है उसे फिर से एक बार दोहराने का प्रयास करते हैं। देखिए, सवाल ये कह रहा है कि मान लिया जाए कि कोई एक रेलगाड़ी, मान लिया जाए कि कोई यह एक रेलगाड़ी है, जैसे सपोज एक रेलगाड़ी है, ठीक है। और ये रेलगाड़ी जो है 360 किलोमीटर जो है एक समान चाल से चलती है। समान चाल मतलब कोई भी उसका चाल है, उस चाल में वो परिवर्तन नहीं करती है, अब वो चल रही है 360 किलोमीटर की रफ्तार, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यह कह रहा है कि वो क्या करता है, अपना स्पीड में बाद में चलकर अपने स्पीड में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। तो बालक, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर वो स्पीड को घटाता तो अपना जो गंतव्य स्थान है जहां पर उसको जाना था, वो देरी से पहुंचता कि लेट से, जल्दी पहुंचता, वो देरी से पहुंचता कि जल्दी पहुंचता। तो भैया वो देरी से पहुंचता अगर स्पीड को घटाता तो, क्योंकि स्पीड घटेगा तो हमारा दूरी, वो जो है जहां पर भी जा रहा है वो दूरी लेट से पहुंचेगा। स्पीड धीरे धीरे है तो लेट से पहुंचेगा, लेकिन स्पीड वो बढ़ा देगा तो जहां भी जाना है वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अपने चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब बढ़ाया तो वो 1 घंटा पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, 1 घंटा पहले वो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले वो पहुंच गया। तो हमें यह ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। हमें यह ज्ञात करना है कि भैया ये रेलगाड़ी जो है, ये रेलगाड़ी की चाल कितनी है, वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सवाल को समझने का प्रयास करिए। सवाल कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा रहा है 360 किलोमीटर, उसका नियतांक स्पीड है, एक कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है। तो क्यों ना हम चाल को ही एक्स मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल जो है हमारा वो क्या है, एक्स है, ठीक है। और यह कह रहा है कि वो समान गति से चल रहा है, तो समान गति से चलने का मतलब चाल उसका हम क्या ले लिए, एक्स किलोमीटर ले लिए। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है, ठीक है। फिर वो थोड़ी देर बाद वो अपने चाल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो बढ़ा हुआ चाल को अगर हम ज्ञात करें तुम लोग के सामने, तो बढ़ा हुआ चाल को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसी चाल में ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को बढ़ाता है। ये वाला जो चाल तुमको नजर आ रहा है, इसी चाल में ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ाता है। तो एक्स चाल में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब पूरा टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करें, पूरा जो यात्रा है वो पूरा दूरी की अगर हम बात करें, तो पूरा दूरी कितना है, 360 किलोमीटर का है। अच्छा, एक चीज बताओ, दूरी बटे समय क्या होता है।
दूरी बटे समय या दूरी बटे चाल क्या होता है। तो हमें तो ये बोल रहा है कि जब भी समझने का प्रयास करना एक चीज, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से स्पीड को जब बढ़ाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। 1 घंटे देरी से पहुंचता है। कब? सॉरी, 1 घंटा वो जल्दी पहुंचता है, क्योंकि सिंपल बात है, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमको जाना है, हम एकदम धीरे 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 जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम बहुत लेट से पहुंचेंगे। लेकिन यही है कि हम बहुत स्पीड चल रहे थे, यहाँ जल्दी पहुंचेंगे। तो ये ट्रेन क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को बढ़ा दिया, तो वो 1 घंटा क्या हो गया, जल्दी पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ समय की बात हो रही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है, 360 बटे एक्स, और एक ठो क्या है, समय, एक ठो और समय की ज्ञात करें। बढ़ा हुआ चाल में समय कितना लगेगा, तो बढ़ा हुआ चाल में 360 बटे एक्स प्लस 5। हो गया, बात खत्म यहाँ तक। इसी में तो हमारा सवाल बन गया। अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल दूरी 360 बटे एक्स में से 360 बटे एक्स प्लस 5 को घटा दे तो 1 घंटा हमारा निकलेगा। अब ये क्या लिखे हैं भैया, इस चीज को समझो थोड़ा सा। हुआ क्या, यहाँ देखो समझना। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 360 किलोमीटर है। कितना है, 360 किलोमीटर। ट्रेन क्या करता है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जो कि उसका x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो चल रहा है। तो वो x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, तो जितना समय था वो हमेशा उतना ही समय में पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन था, उसका समय था कि ये पटना से, जस्ट सपोज पटना से कहाँ जाएगा, ये जाएगा भागलपुर, ठीक है। तो ये ट्रेन पटना से भागलपुर जाने में 10 घंटा का समय लेता है, अगर वो अपना समान चाल पे चलता है तब। पटना से भागलपुर की दूरी जस्ट मान लेते हैं 360 किलोमीटर है, तो 360 किलोमीटर जाने में वो 10 घंटा का समय लेता है। लेकिन हाई जो ट्रेनवा है, ट्रेन क्या करता है, ट्रेन अपना स्पीड को बढ़ाता है। ट्रेन अपना स्पीड को कितना से बढ़ाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बढ़ाता है। तो जैसे ही 5 किलोमीटर प्रति घंटा के समान चाल में 5 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से वृद्धि कर दिया, तो वो जो है 9 घंटा में पहुंच गया। कितना घंटा में पहुंच गया, 9 घंटा में। तो इसका मतलब अगर हम 360 बटे जो भी समय था, वो 360 बटे जो समय था मतलब x किलोमीटर, और माइनस 360 बटे x प्लस 5 किलोमीटर कर देंगे, तो ई वाला जो 10 में से 9 को घटा देंगे, सिंपल 10 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो 1 बचा। ई कितना दूरी देर में पहुंचा था, 10 घंटा में। ई जो था समान चाल से जब चला तो कितना देर में पहुंचा, 10 घंटा में। ई जो चला जब 5 किलोमीटर वृद्धि किया तो कितना घंटा में पहुंचा, 9 घंटा में। तो 10 में से 9 को घंटा कितना बचा, 1 बचा। तो कुछ सिनेरियो यहाँ पर भी यही है कि जब भी वो अपने समान चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वृद्धि करता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो हम समान चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को क्या कर दिए, घटा दिए। तो क्या निकल गया हमारा, 1 घंटा निकल गया। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखिएगा बालक, समझो, देखो, करो। इस दोनों का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो क्या होगा, x गुने x प्लस 5। हाँ ठीक है, x से x कट गया, बचा x प्लस 5। तो x प्लस 5 360 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 360 गुने x प्लस 5, ठीक है, माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, बचा क्या, 360x बराबर बराबर क्या, 1। अच्छा 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 भैया, यहाँ तक तो बहुत अच्छा से क्लियर समझ आ रहा है। अच्छा आ रहा है ना बालक, तो क्या करो, समझते जाओ। करना क्या है तुम लोग को, कोई तीर थोड़ी मारना है तुम लोग को, समझना है, एक एक चीज को करते जाना है बस, और क्या। इसी का नाम तो जिंदगी है, समझना का ही नाम जिंदगी है। देखो अब क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, ठीक है। तो 360 गुने x प्लस 5 माइनस 360x बराबर x गुने x प्लस 5। अच्छा भैया, तो इसको एक बार इससे एक बार ये इसके साथ गुना होगा, एक बार इसके साथ गुना होगा। तो 360x प्लस 360 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा, 5 जीरो जा जीरो, 5 छक्के 30, हाथ में 3, 5 तिया 15 और 3 18, 1800 माइनस 360
एक्स बराबर, ये एक बार इसके साथ गुना होगा, एक बार इसके साथ, तो एक्स एक्स के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स 5 के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 360x प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा 1800, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 1800 बराबर 0। अब इसको जो है आप दो विधि से बना सकते हैं, या द्विघाती समीकरण के विधि से बना सकते हैं, या आप जो है वो वाला मल्टीपल गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, 1800 को एक से गुना करिए तो कितना होगा, 1800 होगा। अब हमें ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुना करे तो 1800 आ जाए, जिसको माइनस करे तो 5 आ जाए, जिसको माइनस करे तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 1800 को हम 18 को लेते हैं, 1800 को हम लोग लेते हैं, 1800 को करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, समझिएगा, 1800 2 नमा 18 900, अच्छा 2 45 90 450, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कहीं ना कहीं बात फंस रहा है। ठीक है, और समझते हैं, देखते हैं। दो, यहाँ देखते जाना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सते 54, 2 सते 54, 2 सते 14, 2 दूनी 4, और ये कितना, 2 2 जा 4, 225 बार में कटेगा, 2 2 जा 4, 225 बार में। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 पचे 15, ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, 25 या 75, 5 पचे 25। अब देखो यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। अब हमें ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको माइनस करे तो 5 आ जाना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 होता है। तो यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी देखते हैं। 5 तिया 15, 15 तिया 45, ठीक है, एगो 45 को पकड़ते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। अच्छा, तो दो संख्या हमारे पास मिल के आ रहा है, देखते जाना, करते जाना, हमें सिंपल समझ स्टेप में समझना है। 5 तिया 15, 15 तिया 45 हो गया, ये 45 हम ले लेते हैं इसको एक तरफ से। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 हो गया। बात कर, तुमको अपने मन से दो ऐसा संख्या ढूंढो जिसको माइनस कर दोगे तो 5 आ जाना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। और इसको 40 से 45 को गुना करो, देखो 1800 भी आएगा। 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 18, और एक ठो जीरो का जीरो। अरे वाह सर, खतरनाक, आप तो बहुत बढ़िया निकाल दिए। तो इसका मतलब ये हो गया 45 और 40 एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग गुना करते हैं तो वो आता है 1800 आता है, और माइनस करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर क्या, 0 हो गया। बात खत्म, बन गया हमारा सवाल। एक्स एक्स दोनों में एक्स को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 45, ठीक है, माइनस 40 यहाँ पर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 45, एक्स प्लस 45, एक्स प्लस 45, एक्स प्लस 45 दोनों में है तो एक्स प्लस 45 एक तरफ लेते हैं, बराबर 0 रखते हैं, और x माइनस 40 एक तरफ रखते हैं, बराबर 0 रखते हैं। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 45, और x बराबर क्या आ गया, 40। तो एक चीज याद रखना, कभी भी चाल जो होता है निगेटिव में माइनस में होता है क्या, नहीं भैया, चाल तो माइनस में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है चाल माइनस में, इसलिए चाल माइनस में नहीं होता है क्योंकि कभी तुम देखा -3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरा गाड़ी चल रहा है, या -10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरा गाड़ी चल रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये कि हमारा स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, और वो कितना स्पीड को बढ़ाता है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब वो चलता है तभी वो आगे बढ़ता है, और 1 घंटा कम समय लेता है पहुंचने में अपने डिस्टेंस पर। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मोटा बुद्धि को खोलो अपना, और अपने मोटे बुद्धि के साथ सीखने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो, क्योंकि सीखना और जानना ही जिंदगी का एक असली स्वरूप है। चलिए, क्योंकि जब तक आप जीवित रहिएगा कुछ न कुछ सीखते ही रहिएगा जिंदगी में, और जो सीखना छोड़ देता है उसे ही तो मूर्ख कहते हैं। मूर्ख की परिभाषा अलग अलग है, सरकार कुछ अलग निर्धारित करती है मूर्खता, हर एक के द्वारा कुछ ना कुछ मूर्खता का अलग परिभाषा होता है। लेकिन मूर्खता की अगर हम परिभाषा की बात करें तो मूर्खता वही है जो सीखना बंद कर देता है। मूर्ख वही है जो सीखना बंद करता है।
अन्यथा मेरे नज़र में वो कोई मूर्ख नहीं है। जो सीख रहा है वो मूर्ख नहीं है, वो जान रहा है हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहा है। तो आइए जानते हैं 9वां नंबर सवाल। और 9वां नंबर सवाल को काफ़ी अच्छे से समझिएगा बालक, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है बालक। देखो 9वां नंबर, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 होल 3/8 घंटा में भर सकता है। समझना एक सवाल को। भाई देखो, एगो पानी का नल है, इस तरह से इसमें से क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है। और है एगो और नल है, इससे भी क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तुम लोग को एक एक चीज। कह रहा है कि एक हौज को, हौज मतलब एगो हौदा है, समझा, बिहारी भाषा में बात करें तो हौदा है, क्या है, हौदा। और है हौदा को भरने में ये दोनों साथ अगर मिल के करता है ना तो 9 होल 3/8 घंटा लेता है। तो अगर हम ये बात करें क्या कह रहा है, तो 9 8 72 और 3, ये सब जानते हो ना भिन्न का जो। तो 9 8 72, इसको इससे गुना किया जाता है, इसको इससे जोड़ दिया जाता है, तो 72 और 3 क्या हो जाता है, 75/8। 9 8 72 और 3 75/8। तो 75/8 घंटा का समय लेता है दोनों नल इसको पूरा भरने का। तो बड़े व्यास वाले नल, इसमें से कोई नल का जो मुंह है ना, व्यास, मुंह सिंपल है, व्यास जिसका बड़ा उसका मुंह बड़ा। तो बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। कहा यह रहा है कि मान लेते हैं इसका जो है मुंह जो है बड़की गो का है, इसका मुंह जो है बड़की गो का है एज कंपेयर टू इसका। तो इससे ये 10 घंटा कम समय लेता है। 10 घंटा क्या लेता है, कम समय लेता है। किसको भरने में, हौदा को भरने में 10 घंटा का समय कौन कम लेता है, ई लेता है। तो ये बताइए कि प्रत्येक के द्वारा कितना समय लिया गया हौदा को भरने के लिए, है जो हौदा है उसको भरने के लिए कितना समय लिया गया। फिर से सवाल को समझो, ये दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया, खोलने के बाद दोनों नल जो है 75/8 घंटा का समय लिया। ये बोल रहा है कि बड़ा व्यास जिसका मुंह बड़ा है वो जो है छोटे मुंह वाले से 10 घंटा कम समय लेता है भरने में, क्योंकि मुंह बड़ा है, ज्यादा पानी गिरेगा, सिंपल बात है। और ज्यादा जब पानी गिरेगा तो 10 घंटा कम है, 10 घंटा का समय कम ले रहा है। तो 10 घंटा का समय कम ले रहा है, तो ये बता प्रत्येक नल कितना का समय ले रहा है। तो आप समझते हैं, एक एक चीज को देखो ध्यान से समझना। तो बड़ा सवाल नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है बालक। देखो आओ समझो। अगर हम बात करें तो ये ले लेते हैं, एक कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा, 9th नंबर क्वेश्चन। तो मान लेते हैं छोटा व्यास वाला जो मुंह है, छोटा व्यास वाला नल जो है, छोटा व्यास वाला नल वो x घंटा में पानी भरता है। छोटा व्यास वाला जो नल है वो x घंटा लेता है। समझ में आ रहा है बालक, छोटा व्यास वाला जो है वो कितना घंटा लेता है, x घंटा लेता है। तो बड़ा व्यास वाला जो है x-10 लेगा। बड़ा व्यास व्यास वाला जो नल है वो कितना लेगा, वो x-10 लेगा। क्वेश्चन के अनुसार वो 10 घंटा कम समय लेता है, सिंपल बात है। अच्छा भैया, ये बात तो बहुत बढ़िया बताएं। अब देखिए कह रहा है कि दोनों टैंक जो है एक साथ काम करता है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, छोटा व्यास वाला जो नल है वो कितना x घंटा लेता है। छोटा व्यास वाला जो नल है वो कितना घंटा लेता है, वो x घंटा लेता है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये हमसे कह रहा है कि बड़ा व्यास वाला जो नल है वो 10 घंटा कम समय लेता है। तो बड़ा व्यास वाला नल कितना लेता है, 10 घंटा कम समय लेता है। अच्छा, अब देखिए कह रहा है ये कि दोनों जो है एक साथ काम करता है। क्या करता है, दोनों दोनों एक साथ काम करता है। ये बात मैंने ये बताया कि इस दोनों दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। तो हम ये बात बोल रहे हैं कि दोनों नल को जब एक साथ खोल दिया गया तो मतलब हम ये बताया गया कि अगर अगर दोनों एक साथ कार्य करे, क्या करे, दोनों एक साथ कार्य करे, तो 1 घंटे में, हम ये लिख रहे हैं 1 घंटे में
समय जो लेगा 1 घंटे में दोनों मिलकर जो भरेगा, 1 घंटे में क्या लिख रहे हैं, 1 घंटे में उसमें से नल में से जो पानी बाहर आएगा, 1 घंटे में नल के द्वारा पानी, नल के द्वारा जो 1 घंटे में पानी, क्योंकि हम 1 घंटे की ही परिकल्पना कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि अगर दोनों को एक साथ कार्य किया गया तो 1 घंटे में उन लोग क्या करेगा, उन लोग देखना क्या करता है, उन लोग क्या करेगा, 1 घंटा मतलब 1/x, 1 घंटा मतलब 1/x माइनस, या सॉरी दोनों को एक साथ काम कर दिया गया तो 1/x, x/1/x - 10 बराबर कितना समय वो लोग ले रहा है, दोनों मिल रहा है, दोनों जब मिलता है नल, दोनों नल मिल के कितना समय लेता है, तो 9 होल 3/8 घंटा लेता है। कितना समय लेता है, 9 होल 3/8 घंटा का समय लेता है। अब आपके मन में आएगा कि 1/x काहे कर दिए हैं आप, ये आपके अपना मन थोड़ी चलेगा, यहाँ पर मेरा मन नहीं चल रहा, यहाँ देखो समझो थोड़ा सा, ये कह रहा है कि हम लोग को 1-1 घंटे में दोनों के द्वारा जो नल के द्वारा जो पानी निकल रहा है ये निकाल के बताइए, तो 1 घंटे में बता रहा है, तो 1 घंटे में अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 1 घंटा में कितना, तो 1 घंटा में तो 1/x छोटा व्यास वाला नल 1/x पानी निकाल रहा है, और बड़ा वाला व्यास जो 1/x - 10 घंटा में पानी निकाल रहा है। ठीक है, 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है, x - 10 पानी, मतलब समय ले रहा है, और बड़ा वाला छोटा वाला व्यास जो है 1/x मतलब घंटा ले रहा है पानी को निकालने, 1 घंटा में x पानी को निकालने में समय ले रहा है, और 1/x - 10 जो है मतलब जो समय है उसमें से 10 घंटा कम ले रहा है, कौन ले रहा है, बड़ा व्यास वाला नल। तो दोनों अगर एक साथ मिल रहा है तो दोनों एक साथ मिल के कितना समय ले रहा है, 9 होल 3/8 घंटा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ से सॉल्व करें तो 1/x, तो इस दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो x - 10, x से x कट गया, x - 10 यहाँ बचा, प्लस x - 10 x - कट गया तो ये बचा x। ठीक है, बराबर 9 × 8 = 72, 3 75/8 घंटा, 75/8 घंटा। ठीक है, अब देखिए समझिए थोड़ा सा, कहने की बात यहाँ पर ये हो रही है कि अगर हम 1 घंटे की यहाँ पर बात कर रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो 1 घंटा इसमें से भी तो भैया आप लागू करिएगा, यहाँ काहे नहीं आप 1 घंटा को लागू कर रहे हैं, यहाँ पर 1 घंटे में नल के द्वारा जो पानी निकल रहा है आप यहाँ पर 1 घंटे में पानी को निकाल दिए, 1 घंटे में x पानी, 1 घंटे में x - 10, लेकिन यहाँ पर भी तो आप 1 घंटे की परिकल्पना करिएगा, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/75/8 लिख सकते हैं, 75/8 घंटा लिख सकते हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ एकदम लिख सकते हैं। 1/x प्लस 1/x - 10 बराबर 1/75/8। अब देखिए ई वाला 8 जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम फिर से अच्छा से अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8/75 लिख सकते हैं। कैसे लिखे भैया, देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/75/8। क्यों लिखे 1/75/8, क्योंकि यहाँ पर हमने जब 1 घंटा की परिकल्पना की, यहाँ पर भी 1 घंटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो 1 घंटा की बात की जानी चाहिए, तो 1 घंटा की बात की जानी चाहिए, तो वहाँ पर 8/75, ये 8 ऊपर चला गया। अब इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 75 × x - 10 + x बराबर, इसको पहले यहीं पे गुना कर लेते हैं, तो इसको जब यहाँ गुना करते हैं तो x² - 10x। अब ये देखिए, अब इसके साथ ही गुना हो रहा है, तो 8x² - 8 नहीं के 80x। यहाँ तक कोई परेशानी कोई दुविधा आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। x और x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, 75 2x - 10 बराबर 8x² - 80x। 75 दूनी 150, x - 750 बराबर 8x² - 80x। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 150x ये प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 150x जो है ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 8x² प्लस ये प्लस उधर जाके माइनस, तो 150 और 80 को जोड़े तो कितना, 230x। ये माइनस 750 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 750 बराबर क्या, 0। अच्छा भैया, ये चीज़ तो आप बहुत बढ़िया बताएं।
अब एक काम करो, देखो इसको द्विघात में तोड़ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए परेशानी होगा, सभी के लिए परेशानी होगा, अपनी लोग के लिए क्यों होंगे परेशानी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस गुणनखंड में इसको तोड़ने में थोड़ी परेशानी होगी, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में तोड़ते हैं। वो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या कहती है, कहती ये है कि x का वैल्यू निकालिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a के सूत्र से। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर a कितना है, 8 है, b कितना है -230 है, अरे वाह, माइनस कितना है 230 है, और c कितना है 750 है। ठीक है, तो a 8, b -230 और c कितना है 750 है। यहाँ तक हमें कोई परेशानी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए समझिए, करने का प्रयास करिए। -b, पहले से b माइनस है यहाँ पर, अब माइनस सूत्र में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 230 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -230 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस 4 गुने a कितना है 8 है, और c कितना है हमारा, c है 750, c कितना है 750 है, बटे 2 गुने a है, a कितना है 8, तो 8 दूनी 16। अच्छा, 230 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, तो 0 है, तो 5290 माइनस 8 चौके 32, तो 750 गुने क्या करेंगे, 32 करेंगे, तो 2 0 जा 0, 2 पंचे 10, हाथ में 1, 2 सत्ते 14, 1 15, 3 0 जा 0, 3 पंचे 15, हाथ में क्या 1, 3 सत्ते 21 और 2 22, तो 0 0 5 5 10, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 2 1 3, तो 3400 आया, क्या 34,000 आया, तो कितना आया 34,000। अच्छा, तो 52, 90 और 34,000 आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सही है। हाँ, एक बार फिर से 750 वाला ये फिर से एक बार देख लेते हैं, 8 चौके 32 और 750 से हमको क्या करना है, गुना करना है, तो 4ac। फिर से एक बार देखते हैं क्या है, देखिए 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1, 2 7 जा 14 15, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21 22। ठीक है, 0 ये 0, 5 5 10, ठीक है, 2 2 2 1 3 1 4, और यहाँ पर 2 1 2, यहाँ सॉरी 24 होगा, यहाँ पर 24 होगा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर हमने इस चीज़ को सही कर लिया, यहाँ पर हमने इस चीज़ को देख लिया। तो हमारा क्या है, 24,000 है, और ये हमारा 5290 आया है, तो ये 52,900 होगा, ये क्या होगा 52,900 हो जाएगा। तो हो गया 230 प्लस माइनस अंडर रूट 16, और ये क्या है 52,900 में से 34,000 क्या करते हैं, 900 को घटाते हैं, तो 52,900 माइनस 34,000, माइनस क्या 34,000, 0 0 9, 12 में से 4 को घटाएं 8, और 4 में से 3 को घटाएं क्या 18,900, क्या आया 18,900 आया, कितना आया 18,900 आया हमारा। तो यहाँ से अगर हमने इस चीज़ को यहाँ पर फिर से इस चीज़ को ग्रैब करते हैं, तो यहाँ तक हमारा सही सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये हमारा क्या है 2400 है, और यह हमारा 2400, तो 4 में से 2 को घटाएं तो 2 बचे 28,900, तो ये हमारा कितना आया 28,900 आया बटे 16। फिर से एक बार अच्छे से देखिए, यहाँ पर हमारा टोटल कितना आया था, 750 को 32 से गुना करने के बाद 24,000, तो 52,900 माइनस 24,000 बटे 16, तो 230 प्लस माइनस 28,900 बटे 16। अच्छा, एक चीज बताइए, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, तो कहीं ना कहीं ये 17 है, तो 17 का 170 का स्क्वायर होगा, 170 का 17 का स्क्वायर 289, तो एक जीरो का स्क्वायर 2 गो जीरो, तो 170 बटे क्या 16, तो 230 को एक बार प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस, तो 230 प्लस 170 बटे 16, और 230 माइनस 170 बटे 16, तो 230 प्लस 170 करते हैं तो कितना होगा 0 7 3 10, हाथ में 1 2 1 3 1 4 बटे 16, तो 2 8 जा 16, 2 20, 0 2 4 जा 8,
टू 10 जा 20 0 4 25, तो कितने बार में आंसर कितना आया? ये एक्स का वैल्यू हमारा 25 आया। इसको एक बार माइनस करते हैं, 13 में से 7 घटा 7 6 13 और एक में से कट गया बच गया, तो हमारा एक आंसर आता है, ये देखिएगा 2 8 जा 16 230, 2 4 जा 8 215, ठीक है, तो 15/4 आया। तो एक आंसर हमारा आया 25 और एक आंसर हमारा आया 15/4। तो यहां से हम ये क्या देखें कि दोनों के द्वारा जो समय लिया जा रहा है, एक के द्वारा समय लिया जा रहा है 25 घंटा और एक के द्वारा लिया जा रहा है 15/4, तो हो सकता है दोनों मान्य हो। तो हम दोनों से एक बार को आंसर निकालते हैं। यहाँ पर आंसर को देखिएगा, छोटा व्यास वाला जो समय कितना ले रहा है x घंटा, तो x घंटे की अगर हम बात करते हैं तो वो 25 भी ले सकता है, वो 15/4 घंटे भी ले सकता है। सॉरी, फिर से देखिएगा, 1 मिनट। हाँ, तो वो 25 भी ले सकता है, वो क्या ले सकता है 15/4 भी ले सकता है। अच्छा, अगर हम बड़े व्यास वाली की बात करें तो 25 - 10 वो कितना 15 घंटा, और 25 - 15/4 करते हैं तो वो कितना लेता है 4, 25 चौके 100 - 15, तो कितना आंसर आएगा? 100 में से 15 को घटाएंगे तो 85/4 घंटा। तो एक बार में अगर बात करते हैं तो एक बार का दोनों का बात करते हैं तो 25 और 15 घंटा दोनों समय लेता है, और एक बार की बात करते हैं तो 15 घंटा और 85/4 घंटा दोनों मिलकर समय लेता है। कितना कितना घंटा? 15 और 85/4 घंटा का दोनों मिलकर समय लेता है। और एक बार की बात करें तो एक बार 25 और 15 घंटा का समय ये लोग लेता है, और इस तरह से हमारा सवाल क्या हो जाता है, बना देता है। तो यहाँ तक हम लोग आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एक चीज़ अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए और गौर से समझने का प्रयास करिए। एक बार मैं फिर से इसको दोहराता हूँ। देखिए, छोटा व्यास वाला नल का हम लोग क्या लिए x घंटा, बड़ा व्यास वाला नल x - 10 घंटा, क्योंकि वो 10 घंटा उसका मुंह बड़ा है तो वो 10 घंटा कम समय लेता है भरने में। तो अगर हम दोनों का बात करें, दोनों एक एक घंटे में क्या काम कर रहा है, तो 1 घंटे बटे x, 1 घंटे बटे x - 10 दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो इसको भी हम 1 घंटे बटे 75/8 की, 1 घंटे बटे 75/8, तो 8 ऊपर चला गया 75, x - 10 प्लस x, और ये वाला जो था लघुत्तम लिए x, और x - 10 को क्या कर दिए, लघुत्तम ले लिए, और x - 10 और x + 10 प्लस x यहाँ पर हमारा आ गया 8/75। और यहाँ से एक दूसरे को जब सॉल्व किए तो हमारा समीकरण 8x² - 230x + 750 आया। यहाँ तक हमें कुछ परेशानी नहीं हुई, 8 आ गया, b हमारा -230, c हमारा 750, तो -b + √b² - 4ac/2 है। 230 प्लस माइनस ये जो सूत्र था इस पे बैठाएं, 230 का स्क्वायर किया तो 52,900 आया, और 4 × 8 32, 32 × 750 किया तो 24,000 आया। 24,000 और 52,900 में से 24,000 को घटाएं 28,900 आया। 28,900 किसका वर्गमूल है, तो 170 का है। अब एक बार प्लस किए, एक बार माइनस किए, वहां से x का वैल्यू निकाले, वहां से x का वैल्यू उस पर बैठा दिया, और हमारा आंसर क्या आ गया। अब अगर बात यहाँ पर आती है एक एक घंटा पे निकाल के बताइए, तो एक से उन लोग को डिवाइड कर देंगे, एक से उसको भाग दे देंगे, यहाँ से हमारा एक एक घंटा पर भी निकल जाएगा, हो गया बात खत्म। तो बड़ा चीज है नहीं, कोई बड़ा चीज तो नहीं है, बस हो गया बात खत्म। बड़ा चीज नहीं है तो समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। चलो अब आगे चलते हैं, और 11वें नंबर जो सवाल है हमारा, 10वां नंबर जो सवाल है इसको करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो भी अच्छे सवाल में गिनती में आते हैं, वो भी ट्रेन वाला ही सवाल है। हाँ बालक, आ जाओ। देखो सवाल ये बोल रहा है 10वां नंबर, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, ठीक है। तो मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए, मतलब कोई भी स्टेशन उसको मत देखो, सीधा ट्रेन चल रही है जस्ट सपोज। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। समझिए सवाल को फिर से समझिए। मान लेते हैं ये, देखिए हम लोग अपना बात करते हैं, मैसूर और बेंगलोर की नहीं, बिहार जिंदाबाद। तो पटना से बिहार की बात करते हैं, बिहार क्या कि मेरा पूरा भारत जिंदाबाद, लेकिन हम पटना से भागलपुर की बात कर रहे हैं। मेरा पूरा भारत जिंदाबाद, लेकिन भारत के बाद हमारा बिहार जिंदाबाद। तो पटना के बाद भागलपुर की बात करते हैं।
तो पटना और भागलपुर के बीच जो है 132 किलोमीटर का यात्रा कर रहा है पटना से। जब सपोज पटना से भागलपुर का दूरी 132 किलोमीटर है, ठीक है। तो पटना से भागलपुर जो है 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक जो रेलगाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी है जो स्पीड चलती है, वो सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब अगर हम बात करें, हाई जो छुट ये छोटका गाड़ी जो दिख रहा है, एगो एक्सप्रेस गाड़ी इस तरह से, ये कौन एक्सप्रेस है और ये कौन है सवारी गाड़ी। ये एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी, ये जो एक्सप्रेस गाड़ी है यहाँ जाने में और सवारी गाड़ी यहाँ जाती है। मान लेते हैं एक्सप्रेस गाड़ी जो है 10 घंटा लेती है, तो एक्सप्रेस गाड़ी 9 घंटा लेगी जाने में, क्यों? क्योंकि स्पीड चलती है, सिंपल बात है, ठीक है। तो 1 घंटा समय कम लेती है। अब समय कम कब लेगी, अब समझिए थोड़ा सा। 1 घंटा का समय एक्सप्रेस गाड़ी तब कम ले रहा है जब अपना औसत चाल में ही 11 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार को वृद्धि करता है। मतलब क्या, इस सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो ज्यादा चलता है, तो गंतव्य स्थान में वो उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। मतलब फिर से सुनो, सवारी गाड़ी का चाल अगर मान लीजिए कुछ भी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है सवारी गाड़ी, जब सपोज 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार, तो 5 अगर वो इस 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, लेकिन एक्सप्रेस गाड़ी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जब चलेगा, तब वो 1 घंटा पहले किस गाड़ी से पहुंचेगा, सवारी गाड़ी से पहले 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर सवारी गाड़ी का कुछ भी स्पीड है, उसके स्पीड से अगर वो अपना स्पीड एक्स के 11 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार को भगा दे, 11 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो चलने लगे, तो उसका जो औसत चाल है किसका, एक्सप्रेस गाड़ी का, वो जो है 1 घंटा पहले पहुंचा देगी। तो अब निकालिए दोनों का चाल को, दोनों का चाल क्या है। तो सिंपल बात है, समझना बहुत आसान सा सवाल है। एक चीज देखो फिर से समझो, आओ एक बार और अच्छा से लिख लिख के आप पढ़ पढ़ के समझ जाएगा। मान लेते हैं सवारी गाड़ी का जो है, सवारी गाड़ी का चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक्सप्रेस गाड़ी का अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस गाड़ी जो है, एक्सप्रेस गाड़ी का चाल कितना हो जाएगा, वो इसका चाल में से 11 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार। तो जब अगर बात कर रहे हैं हम, तो एक चीज बताइए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 132 बटे एक्स, और एक का क्या हो जाएगा 132 बटे एक्स प्लस 11। तो जो भी मान लीजिए ये लेता है 10 घंटा समय, ये सवारी गाड़ी है, ये 10 घंटा समय ले रहा है, तो अगर ये एक्सप्रेस गाड़ी है 11 घंटा के रफ्तार से चल रहा है, तो 9 घंटा लेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं 1 घंटा का डिफरेंस है, 1 घंटा पहले कौन पहुंच रहा है, एक्सप्रेस गाड़ी पहुंच रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सवाल में हमको ये कह रहा है कि 1 घंटा एक्सप्रेस गाड़ी अपना स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बढ़ा दे रहा है, सवारी गाड़ी के औसत चाल में से 11 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार को वो बढ़ा दे रहा है, तो 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, 1 घंटा समय कम ले रहा है। तो इसका मतलब है कि 132 बटे एक्स में से 132 बटे एक्स प्लस 11 को घटा दें, तो ये 1 घंटा नहीं निकल जाएगा, हाँ निकलेगा। तो सिंपल है, अब यहाँ से x और x से लघुत्तम लेते हैं, तो x प्लस 11, 132 x प्लस 11, क्यों बचा x प्लस 11 कि x से x कट गया, x प्लस 11 इससे गुना हो जाएगा, माइनस x प्लस 11 से x प्लस 11 कट गया, 132 x यहाँ से इसके साथ गुना हो जाएगा, बराबर क्या 1 घंटा। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, इसके साथ इसको पहले गुना कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये उधर गुना हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, 132x प्लस 11 माइनस 132x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो 132x इसके साथ गुना हो गया, प्लस 132 गुने 11 करते हैं, तो 132 गुने अगर 11 कर रहे हैं, तो 11 दूनी 22, 1 2, 11 तिया 33 और 2 35, हाथ में 3, 11 1 11 3 14, तो 1452 माइनस 132x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x, माइनस 132 प्लस 132, माइनस प्लस माइनस 132 कट गया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1452 बराबर 0। अब यहां से हमें क्या करना है, अब यहां से हमें निकालना है वैल्यू, और कितना आया है हमारा, 1452 आया है। 11 को किस प्रकार से तोड़ा जाए कि 1452 आ जाए, गुणनखंड विधि से हम लोग तोड़ते हैं इसको। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो 1452 और 1400 दो संख्या ऐसा लेना है जिसको गुना करें तो वो गुना करके 1452 आ जाए, और भाग दें तो हमारा वो क्या हो जाए, भाग देने के बाद जो है वो मतलब माइनस या प्लस करें तो 11 आ जाए। भैया वो दोनों संख्या जो है वो कौन सा हो सकता है, बताइए, समझिए, आइए देखने का प्रयास करते हैं। आप 1452, दू सते 54, दू दूनी 4, दू छके 12, दू तिया 6, दू छके 12 और दू तिया 6। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 121। ठीक है, अब किससे कटेगा भैया, अब ये कट जाएगा 11 से, देखो तो 11 से सीधा कटेगा, 11 का गुना 11 हो गया, बात खत्म। अब देखते जाओ, एक बार में तो 11 आ गया, 11 तिया 33, 11 तिया क्या हो गया, 33 हो गया। अच्छा एक तो आ गया भैया, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। अरे भैया 44 और 33 को माइनस करते हैं तो 11 आता है, और 44 और 33 को एक बार गुना करने का प्रयास करते हैं, एक बार गुना करने का प्रयास करते हैं। 44 और 33 को गुना करो तो 3 चौके 12, हाथ में 1, 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, 2 3 2 5, 3 1 4, 1452। अरे वाह, इसका मतलब ये हो गया 44 और 33 हमारा ये नंबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर क्या, 0। तो x प्लस 44, x दो में था कॉमन ले लिए, माइनस 33x माइनस 44 या प्लस प्लस 44। तो x माइनस क्या आ गया, 33 आ गया, और एगो x क्या आ गया हमारा, एगो x प्लस 44 आ गया। तो x प्लस 44 बराबर क्या, 0, तो x बराबर क्या, माइनस 44। चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो x बराबर 33 जो है हमारा ये सही हो जाएगा। x बराबर जब 33 आया तो सवारी गाड़ी का चाल कितना है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार, और जो एक्सप्रेस गाड़ी का रफ्तार है 33 प्लस 11 करेंगे तो 3 1 4, 3 1 4, 44 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दोनों चलेगा, तभी वो 1 घंटा पहले समय पर पहुंचने का प्रयास करेगा। हो गया, बात खत्म। इस तरह से हमने इसको भी कर लिया। आगे चलते हैं, लास्ट सवाल को करने का प्रयास करते हैं। लास्ट सवाल हमारा आज का 11वां नंबर सवाल है, जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल की श्रेणी में आता है, और जिसे हम आज करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करके नेक्स्ट हम उसके बाद अपने एक्सरसाइज 4.4 की ओर चलेंगे। लेकिन देखते हैं कल के क्लास में उसको हम लोग शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 4.4। आज लास्ट सवाल को पढ़ा जाए, लास्ट सवाल को करा जाए। देखिए 11वां नंबर सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो गो वर्ग है, दो गो वर्ग है, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो दो वर्ग के क्षेत्रफल का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप मतलब उसका पेरीमीटर, उसका जो बाहरी सरफेस से परिमाप जो है उसका अंतर जो है 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। दोनों वर्ग का भुजा क्या होगा वो ज्ञात करना है। सिंपल समझो, हमारे पास दो वर्ग दिया गया है, ये इस तरह से और इस तरह से, और दोनों वर्ग का जो क्षेत्रफल है, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसका योग दिया हुआ, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उनका जो परिमाप है, बाहरी परिमाप भाई जो देख रहा है परिमाप कहलाता है, परिमाप का अंतर जो है मतलब माइनस जो है वो कितना दिया गया है, 24 मीटर। तो हमको दोनों का क्या निकालना है, दोनों का हमको एक एक करके साइड भुजा निकालना है। ठीक है, तो सवाल समझना थोड़ा सा, सवाल काफी अच्छा सा सवाल है, सवाल काफी अच्छा सवाल है, और ये सवाल है कि मान लेते हैं इसमें से कोई ना कोई साइड जो होगा परिमाप, दोनों वर्ग का परिमाप है, और
कहीं ना कहीं अगर दोनों बराबर परिमाप, दोनों बराबर स्क्वायर होता तब तो कोई बातें नहीं होता। कहीं ना कहीं इस दोनों में अंतर है तब तो 24 मीटर आया है। अगर वर्ग बराबर होता तो शून्य आता, सिंपल बात है। तो इसमें से कोई वर्ग बड़ा होगा और कोई वर्ग जो है छोटा होगा, तो बड़ा में से छोटा को घटाएं तब तो 24 मीटर आया, सिंपल बात है। हाँ, तो कहीं ना कहीं दोनों वर्ग का परिमाप में कुछ ना कुछ अंतर है तभी तो 24 मीटर आया, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा या छोटा होगा, सिंपल बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों में से किसी को छोटा मानते हैं और छोटा साइड को, छोटा छोटा भुजा वाला वर्ग को, छोटा भुजा वाला वर्ग को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। छोटा भुजा वाला वर्ग को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर हम आप लोग से परिमाप पूछे, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप बोलिएगा 4a होता है, साइड गुना उसका चारों साइड गुना a। चार साइड कितना है, 4 साइड गुना a, मतलब a क्या है, ये भुजा है, और 4 गुना भुजा, तो भुजा x है तो छोटा भुजा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बात खत्म भैया, 1 नंबर, वाह। ठीक है, अब देखो समझो, अगर हम बात करते हैं तो हमारा बड़ा भुजा जो होगा, वो बड़ा भुजा क्या होगा, बड़ा भुजा जो है, बड़ा भुजा जो है x+6 है। अब x+6, ई भैया आप कहाँ से लिख रहे हैं x+6, अपने मन से थोड़ी लिखिएगा, ये अपने मन से आप क्यों लिखे x+6, इसका मतलब क्या है, ये क्या लिख दिए हैं आप, देखो समझने का प्रयास करो। अगर हम बड़ा भुजा की बात कर रहे हैं तुम लोग के सामने, तो बड़ा भुजा हमारा क्या होगा, तो बड़ा भुजा देखना, समझना थोड़ा सा। हम एक भुजा को x मान लिए हैं, एक भुजा को हम लोग x माने, और दूसरा भुजा जो भी है, दूसरा भुजा को हम लोग y मानते हैं, दूसरा भुजा को क्या मानते हैं, y मानते हैं। समझना थोड़ा सा, छोटा भुजा क्या है, x है, और दूसरा जो बड़ा वाला भुजा है उसको क्या माने, y माने, तो वो भी क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। मतलब एगो का x हुआ एक वर्ग, और दूसरा वर्ग जो है, दूसरा वर्ग का जो भुजा है उसको क्या मान लिए, y मान लिए, तो दूसरा का परिमाप कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो दूसरा जो बड़ा वाला वर्ग है, समझना थोड़ा सा, फिर से समझो, एक एक चीज को अच्छे से गौर से ध्यान से देना है, समझना है, एक एक चीज को फिर से समझो। देखो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छोटा भुजा वाला वर्ग कितना है, x है, तो छोटा भुजा वाला वर्ग का परिमाप अगर बोले तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप 4x हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ एकदम। अच्छा, बड़ा भुजा की बात करें, बड़ा भुजा देखते जाना, बड़ा भुजा वाला वर्ग को हम लोग मान लेते हैं y है, बड़ा भुजा वाला वर्ग को क्या मान लेते हैं, y है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप 4y हो जाएगा, बड़ा भुजा का, हाँ हो जाएगा। अच्छा, ये बोल रहा है कि दोनों के परिमाप का अंतर, तो 4y माइनस 4x बराबर कितना होगा, 24 है, हाँ 24 है। 4 सब में से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस एक्स बराबर 24, ये कटा उधर जाके, ये गुना में इधर होके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, सिंपल बात। तो 4 छक्के 24, तो y माइनस एक्स बराबर क्या, 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। हाँ, तो y बराबर क्या होगा, x+6 हो जाएगा, y बराबर क्या, x+6 हो गया, हो गया, बात खत्म यहाँ पर। अब देखते जाओ, एक एक चीज को समझते जाओ और करते जाओ। अब यह कह रहा है कि दोनों वर्ग का जो भी भुजा है, या दोनों वर्ग जो भी है, उस दोनों का क्षेत्रफल का योग 468 है। यहाँ से y का मान हम लोग निकालिए। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। छोटा वाला भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो उसका भुजा कितना है, x है, तो क्षेत्रफल x² हो जाएगा। अब बड़ा वाला भुजा का वर्ग कितना है, मतलब बड़ा वाला भुजा जो है, बड़ा वाला भुजा जो, बड़ा वाला भुजा का मतलब सॉरी, बड़ा वाला वर्ग का भुजा जो है वो कितना है, y है,
तो उसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो क्षेत्रफल वाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 468 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना बोल रहा है, 468 बोल रहा है। और हम लोग यहाँ से ये निकाले हैं एक्स स्क्वायर और वाई का वैल्यू एक्स प्लस 6 निकाले हैं। एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। यहाँ से देखना है, एक एक चीज को समझते जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 के 36 प्लस 2 गुने एक्स 6, तो 12x हो जाएगा, बात खत्म। तो 12x बराबर क्या, 468। एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर प्लस 12x, ये 36x है, उधर 36 जो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 468 माइनस 36 करो तो 8 में से 6 को घटाएं कितना हुआ, 2 बचा। 6 में से 3 को घटाएं तो 3 बचा, 4 बचा, 432। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस क्या, 432 बराबर 0। और यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालिएगा x की वैल्यू, वो निकालिएगा द्विघाती समीकरण के सूत्र से। आइए द्विघाती समीकरण के सूत्र से x का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम द्विघाती समीकरण से x का सूत्र निकालने का प्रयास करें तो हमारा a क्या है, a हमारा है 2, b हमारा क्या है 12 और c हमारा क्या है माइनस 432। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर से एक काम करो, यहाँ से दो सब में देख रहा है यहाँ पे तुम लोग कुछ, दो सब में है तो 2 को काट दो, 2 यहाँ से कट गया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 छक्के 12, तो एक्स स्क्वायर यहाँ बचा प्लस 6x माइनस 216 बराबर क्या, 0। तो a बराबर हमारा कितना आ गया, a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर कितना, 216। c बराबर कितना, 216। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216। अब क्या करते हैं, इस वाले सूत्र पर बैठाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 6 के 36 प्लस सॉरी माइनस 4ac, तो 4 गुने 1 गुने c 216, तो 216 को 4 से गुना करो, 4 चौके 24, हाथ में 2, 4 1 4, 2 6, 4 दूनी 8, 864 बटे 2a। लेकिन ये क्या माइनस में 216 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 2a को 1 से गुना किए तो 2 हो गया, माइनस 6 प्लस माइनस 864 और 36 को जोड़े तो 900 बटे 2 माइनस 6, 900 किसका होता है वर्गमूल, 30 का बटे 2, एक बार माइनस एक बार प्लस, माइनस 6 प्लस 30 बटे 2, तो माइनस 6 प्लस 30 करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। 24 बटे 2 करेंगे, 24 बटे 2 कितना, 12। अच्छा अच्छा, एक बार माइनस 6 माइनस 30 बटे 2 करेंगे, माइनस 6 माइनस 30 माइनस 36 बटे 2, माइनस 36 बटे 2 किए तो कितना हुआ, 2 1 जा 2, 18 दूनी 36, तो माइनस 18। तो हम ये क्या देख रहे हैं, बड़ी वाली भुजा जो है हमारा कितना आया, बड़ी वाली भुजा हमारा आया मतलब बड़ी छोटी x का वैल्यू एक आया 12 और एगो x का वैल्यू आया माइनस 18। तो हमेशा याद रखना, भुजा जो साइड है, भुजा कभी भी क्या हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती, सिंपल बात है। जब भुजा माइनस में नहीं हो सकती तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो एगो x मतलब जो छोटी भुजा है उसका भुजा कितना आया, x आया, तो x कितना हमारा निकला, 12 आया। अगर हम बड़ी वाली भुजा की बात करें तो बड़ी वाली भुजा हमारा y बराबर x प्लस 6 था, तो x प्लस 6 करेंगे तो 12 प्लस 6 आया, तो 12 प्लस 6 कितना, 18। तो बड़ी वाली भुजा हमारा 18 और छोटी वाली भुजा हमारा क्या आया, 12 आया। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, टोटल सवाल को कर लिया। अपने जितने भी एनसीईआरटी में सवाल थे एक्सरसाइज 4.3 में उसको कर लिया। अब हम अगले में जब जाएंगे तो प्रकृति को सीखेंगे, इसकी प्रकृति क्या है, इसके प्रकृति से किस प्रकार से हमारा सवाल बन सकता है, एक एक चीज को जानने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी का नाम ही हमारा मैथ्स है। और मैथ्स को मैथ्स की तरह लीजिए, आसानी से सॉल्व करिए, बर्डन नहीं बने फिर बनाइए, नहीं बने फिर बनाइए, नहीं बनता हम है यहाँ खड़े हैं आप लोग के लिए 24/7, बस 8 घंटा सोने के लिए दे दो, उसके बाद हम आपके लिए अवेलेबल हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।